हेलो स्टूडेंट, कोरोना क्राइसिस के बीच आयोजित की जा रही ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जो ना केवल आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं केचुए की आंतरिक संरचना। बायोलॉजी की इस क्लास से पहले सर ने आपके साथ में डिस्कस किया था केचुए की बायो संरचना के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केचुए की आंतरिक संरचना। और केचुए की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम सबसे पहले जिस पॉइंट की बात करेंगे उसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे केचुए की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। केचुए की आहार नाल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जनरल पॉइंट्स के बारे में, क्या खास बात होती है केचुए की आहार नाल की। तो सबसे पहले हम बात करें केचुए, ये जो आहार नाल है ये केचुए के शरीर की संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है। क्या मतलब रहा? आपको पता है कि केचुए का जो शरीर है वो 100 से लगभग 120 खंडों में विभक्त रहता है। तो ये जो आहार नाल है ये प्रथम खंड मुख से लेकर ये इसके अंतिम खंड गुदा तक फैली रहती है। मतलब केचुए के शरीर के संपूर्ण लंबाई के अंदर क्या फैली रहती है? आहार नाल प्रेजेंट होती है। नंबर 2, और क्या खास बात हो सकती है केचुए की आहार नाल की? तो नंबर 2, जो केचुए की आहार नाल है वो सीधी नलिकानुमा संरचना होती है। सीधी व नलिकानुमा संरचना होती है। नंबर नेक्स्ट, और क्या खास बात, यदि इसके अपन भागों की बात करें तो कौन कौन से भाग हो सकते हैं? नंबर 1 मुख, नंबर 2 मुख गुहा, नंबर 3 ग्रसनी, नंबर 4 ग्रसिका, नंबर 5 पेशनी, नंबर 6 आमाशय और नंबर 7 पर आता है आंत और नंबर 8 पर आता है गुदा। यदि केचुए की आहार नाल के भागों की बात करें तो हमें मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय, आंत और गुदा देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि मनुष्य का पाचन तंत्र जब आपने पढ़ा, मनुष्य की पाचन तंत्र में आहार नाल पढ़ा तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आंत और गुदा, वहाँ पर भी आपने पढ़ रखा है। हम डिस्कस करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख, माउथ। क्या खास बात होती है मुख या माउथ की? तो नंबर 1, यदि इसकी लोकेशन की बात करें, कहाँ स्थित होता है, स्थिति की बात करें, आपको पता है कि केचुए का शरीर है खंडों में विभक्त रहता है, 100 से लगभग 120 खंडों में विभक्त रहता है। तो ये जो केचुए का मुख है इसकी स्थिति होती है प्रथम खंड में। कहाँ पर स्थित होता है ये? तो इसकी स्थिति होती है प्रथम खंड में। प्रथम खंड में मुख स्थित होता है। नंबर 2, इसकी आकृति की बात करें, किस आकृति का होता है? यदि केचुए के मुख की आकृति की बात करें किस आकृति का होगा? तो ये होता है नलिकाकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। इस अर्धचंद्राकार भाग को कहते हैं हम पेरिस्टोमियम, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं परितुंड। तो केचुए का मुख है प्रथम खंड में पेरिस्टोमियम के नीचे स्थित रहता है। नंबर नेक्स्ट, तीसरी इसकी कार्य की बात करें, क्या कार्य करता है? याद करो, जब आपने पाचन की क्रियाविधि पढ़ी मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य के अंदर हमने पाचन की क्रियाविधि के अंतर्गत 5 पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर 1 पर आता है इंगेशन। इंगेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। नंबर 2 पर आता है डाइजेशन, जिसको कहते हैं पाचन। नंबर 3 पर आता है एब्जॉर्प्शन।
या इसको कहेंगे हम अवशोषण। नंबर 4 पर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहते हैं इसको स्वांगीकरण। और नंबर 5 पर आता था इगेशन। मनुष्य की पाचन की क्रियाविधि की बात करें तो इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। तो ये जो मुख है, केचवे का मुख है, ये किस में हेल्प करेगा? तो ये इनगेशन में हेल्प करेगा, भोजन के अंतर्ग्रहण में हेल्प करेगा। अब क्या होता है इनगेशन? तो जब केचवे को भोजन ग्रहण करना होगा तो वो किसकी सहायता से? तो मुख की सहायता से भोजन को ग्रहण करेगा, इसको कहेंगे इनगेशन। केचवे का जो मुख है वो मुख्यतः किसके अंदर हेल्प करेगा? तो इनगेशन में हेल्प करेगा। और क्या खास बात हो सकती है केचवे के मुख की? तो इसे भोजन का प्रवेश द्वार कहते हैं। मुख को भोजन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इनगेशन की जो प्रक्रिया होगी किससे होगी? मुख से होगी। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम बात करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा इंग्लिश में हम बात करें तो इसको बोलेंगे हम बक्कल कैविटी। मुख गुहा। मुख गुहा क्या खास बात होगी मुख गुहा की? तो नंबर 1 पहले हम बात करें इसकी स्थिति की, कहाँ लोकेट होगी स्थिति? तो ये प्रथम खंड से कहाँ पर स्थित होगी? तो ये प्रथम खंड से तीसरे खंड तक, प्रथम खंड से तीसरे खंड तक स्थित होती है। इसका मतलब कहाँ से? मुख से स्टार्ट होती है। यदि हम मुख गुहा की स्थिति की बात करें तो प्रथम खंड से दूसरे और तीसरे खंड के अंदर स्थित होती है। नंबर 2 यदि इसकी आकृति की हम बात करें, किस आकृति की होगी? तो इसकी आकृति होती है नलिका नुमा। नलिका नुमा, नलिका नुमा आकृति की ये होती है। नेक्स्ट क्या काम करेगी, क्या कार्य करेगी? तो नंबर 3 यदि इसका कार्य की हम बात करें तो इसका प्राथमिक कार्य है भोजन को ग्रसनी में भेजना। ग्रसनी में भेजना, इसका प्राथमिक कार्य क्या हो गया? भोजन को ग्रसनी में भेजना। अब ऐसा क्या होगा? तो इसके अंदर अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं। ऐसी कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती है जो इस तरह का मोमेंट रिप्रेजेंट करती है। अब इस तरह के जो मोमेंट रिप्रेजेंट करेगी उसके कारण जो भोजन है वो मुख गुहा से आगे की तरफ किस में प्रवेश कर जाएगा? ग्रसनी के अंदर। तो क्या खास बात होगी? इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? तो अनुदैर्घ्य वलन, अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स के अंदर मोमेंट होगा जिसके कारण जो भोजन है मुख गुहा से किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा? ग्रसनी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रसनी। आहार नाल का अगला भाग ग्रसनी। नंबर 3 पे हम बात करेंगे ग्रसनी। फेरिंग्स। ग्रसनी की हम बात करें, नंबर 1 स्थिति, कहाँ पर स्थित होती है ग्रसनी? यदि हम स्थिति की हम बात करें तो ये केचवे के शरीर के चौथे खंड में, कौन से खंड में स्थित होती है? तो केचवे के शरीर के चौथे खंड के अंदर स्थित होती है। नंबर नेक्स्ट की हम बात करें, इसकी आकृति किस आकृति की होगी? तो ये होती है नाशपति की आकृति, नाशपति के समान आकृति होती है। यदि ग्रसनी की आकृति की बात करें तो नाशपति के समान आकृति होती है। नंबर नेक्स्ट किसकी बनी होती है ये? तो ये पेशीय संयोजी ऊतकों की, पेशीय संयोजी ऊतकों की बनी होती हैं। पेशीय संयोजी ऊतकों की बनी होती है। क्या खास बात? यहाँ पर कुछ पेशीय सूत्र पाए जाते हैं, कुछ पेशीय सूत्र
पाए जाते हैं जो ग्रसनी को फैलने व सिकुड़ने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और क्या खास बात होगी ग्रसनी की? तो ग्रसनी, केचवे की जो ग्रसनी है वो मोटी, छोटी व पतली भित्ति युक्त होती है, पतली भित्ति युक्त होती है। केचवे की ग्रसनी मोटी, छोटी व पतली भित्ति युक्त होती है। और क्या खास बात होती है ग्रसनी की? तो इस ग्रसनी के अंदर दो प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, या दो प्रकार के चैम्बर या दो प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। केचवे की ग्रसनी में दो प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं। नंबर 1 पर है सालिवरी चैम्बर। दो प्रकार के चैम्बर होंगे। नंबर 1 सालिवरी चैम्बर और नंबर 2 पर है कंडक्टिंग चैम्बर। कंडक्टिंग चैम्बर, इसको कहेंगे हम लार कक्ष और इसे बोलेंगे हम समवाही कक्ष। समवाही कक्ष, समवाही कक्ष क्या क्या कार्य होते हैं? नंबर पहले हम बात करें लार कक्ष की, तो इससे सलाइवा, लार स्रावित होती है। सलाइवरी चैम्बर से क्या स्रावित होगी? सलाइवा या लार। यदि इस लार की हम बात करें तो इस लार में दो प्रकार के पदार्थ सीक्रेट होते हैं। सलाइवरी कक्ष से सलाइवा का सिक्रेशन होगा और इस सलाइवा के अंदर दो प्रकार के पदार्थ सीक्रेट होंगे। नंबर 1 पर है म्यूकस और नंबर 2 पर है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से? प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक का मतलब होता है प्रोटीन पाचक एंजाइम। प्रोटीन पाचक एंजाइम। कौन कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होंगे? तो दो प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। नंबर 1 पर है म्यूसिन और नंबर 2 पर है प्रोटीएज। प्रोटीएज वापस से देखें, हमने ये कहा कि ग्रसनी की में दो प्रकार के चैम्बर। नंबर 1 पर है सालिवरी चैम्बर, नंबर 2 पर है कंडक्टिंग चैम्बर। सालिवरी चैम्बर की हम बात करें लार कक्ष, और लार कक्ष से किसका स्रावण होगा? सलाइवा का या लार का स्रावण होगा। लार में दो प्रकार के पदार्थ स्रावित होंगे। नंबर 1 पर है म्यूकस और नंबर 2 पर है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम। यदि इस म्यूकस की बात करें तो ये भोजन को, म्यूकस जो है हिंदी में इसको बोलते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करेगा? तो ये फूड को, भोजन को नम बनाता है। भोजन को कैसा बनाएगा? ये नम, गीला बनाता है। नंबर नेक्स्ट, यदि हम इस म्यूसिन की बात करें तो ये भी भोजन को नम व लसलसा बनाने में हेल्प करता है। भोजन को नम व लसलसा बनाने में हेल्प करेगा कौन? म्यूसिन। नंबर, यदि हम प्रोटीएज एंजाइम की बात करें तो ये प्रोटीन प्रकृति का एंजाइम, प्रोटीन पाचक प्रकृति का एंजाइम है। तो ये किसका पाचन करेगा? तो ये प्रोटीन का पाचन करेगा। और ये प्रोटीन को, ये जो प्रोटीएज है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो ये प्रोटीन जो कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इस प्रोटीन को ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। एमिनो एसिड के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा? तो ये प्रोटीएज एंजाइम।
वापस से हम बात करते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के हमने 2 चैम्बर करे, लार सालिवरी चैम्बर, लार कक्ष, संवाही कक्ष या कंडक्टिंग चैम्बर। सालिवरी चैम्बर से निकली सलाइवा या लार। लार में 2 प्रकार के पदार्थ, नंबर 1 म्यूकस श्लेष्मा भोजन को नम बनाता है, नंबर 2 प्रोटीयोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम या प्रोटीन पाचक एंजाइम 2 निकलेंगे। एक म्यूसिन भोजन को नम लसलसा बनाएगा। प्रोटीज प्रोटीन का पाचन किस में करेगा, एमिनो एसिड के अंदर करेगा। तो ये रही ग्रसनी। हम बात करते हैं नेक्स्ट संवाही कक्ष। क्या कार्य करता है संवाही कक्ष, तो ये संवाही कक्ष है, ये भोजन को ग्रसनी से ग्रसिका में, भोजन को ग्रसनी से ग्रसिका में प्रवेश कराता है या भेजता है। क्या कार्य करेगा संवाही कक्ष, भोजन को ग्रसनी से किस में प्रवेश कराएगा, ग्रसिका के अंदर। भोजन मुख से मुखगुआ, मुखगुआ से ग्रसनी और ग्रसनी से किस में प्रवेश करेगा, ग्रसिका के अंदर प्रवेश करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट ग्रसिका। आहार नाल का अगला भाग ग्रसिका, ईसोफेगस। नंबर 4 पर है ग्रसिका, ईसोफेगस। ग्रसिका की क्या खास बात, वही नंबर 1 पर हम बात करते हैं इसकी स्थिति। कहाँ स्थित होती है ग्रसिका, नंबर 1 पे यदि इसकी पोजीशन की बात करें तो ये 5वें से 8वें खंड में कहाँ स्थित होती है, 5वें से 8वें खंड में। नंबर 2, यदि इस ग्रसिका की आकृति की हम बात करें, किस आकृति की होगी, तो ये होती है नलिका नुमा, नलिकाकार या नलिका नुमा आकृति की होंगी। नंबर नेक्स्ट, यदि इसके कार्य की हम बात करें तो इसका जो प्राथमिक कार्य है वो भोजन को ग्रसिका से पेशनी के अंदर भेजने का होता है। ग्रसिका का प्राथमिक कार्य भोजन को ग्रसिका से पेशनी के अंदर भेजना होता है। तो कार्य क्या हो गया, ग्रसिका से भोजन को पेशनी में भेजना, पेशनी में भेजने का कार्य करती है। कुछ खास बात ग्रसिका के बारे में यदि अपन बात करें तो इस भाग में किसी भी प्रकार की ग्रंथियों का या ग्लैंड्स का अभाव होता है। इस ग्रसिका भाग में किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं पाई जाती। नंबर नेक्स्ट, और क्या खास बात हो सकती है, तो ये जो ग्रसिका है, इस ग्रसिका के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। किसी प्रकार के कोई भोजन का पाचन इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट, ग्रसिका से आगे हम बात करते हैं पेशनी। नंबर 5 पर पेशनी, गिजार्ड। क्या खास बात होती है गिजार्ड की, तो नंबर 1 स्थिति कहाँ स्थित होती है, तो ये होती है 8वें से 9वें खंड में। केंचुए का शरीर का जो 8वां और 9वां खंड है उसके अंदर कौन स्थित होगी, पेशनी। नंबर नेक्स्ट, यदि इसकी आकृति की हम बात करें, किस तरह की आकृति होगी, तो इसकी आकृति होती है अंडाकार। यदि आकृति की बात करें तो किस आकृति की, अंडाकार आकृति की। नेक्स्ट, यदि हम इसके कार्यों की अपन बात करें, क्या कार्य करेगी, तो कार्यों में यहाँ पर 2 प्रकार की प्रोसेस देखने को मिलेगी। यदि पेशनी के कार्य की बात करें तो 2 प्रकार के कार्य। नंबर 1 पर है ग्राइंडिंग और नंबर 2 पर है क्रशिंग। नंबर 1 पर है ग्राइंडिंग और नंबर 2 पर है
क्रशिंग। क्या होते हैं ग्राइंडिंग और क्रशिंग, बात करते हैं। देखिए इसका एक विशेष बात, ये जो पेशनी है, इस पेशनी की दीवारों में या इस पेशनी की जो दीवारें हैं वो स्तंभी एपिथीलियमी, स्तंभी एपिथीलियमी उत्तकों की बनी होती हैं, उत्तकों की बनी होती हैं। पेशनी की दीवारें स्तंभी एपिथेलियमी उत्तकों की बनी हुई होती है। अब इन उत्तकों की क्या विशेष बात कि ये अपने चारों तरफ या इनके कारण जो पेशनी की दीवारें हैं इनके चारों तरफ किसका आवरण हो जाता है, क्यूटिकल का। इनके चारों तरफ किसका आवरण हो जाएगा, क्यूटिकल का। और इस क्यूटिकल के आवरण के कारण ही ये जो पेशनी की दीवारें हैं वो कैसे हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। सख्त होने के कारण यहाँ पर दो प्रकार की प्रक्रिया दिखेंगी। नंबर 1 पर है ग्राइंडिंग और नंबर 2 पर है क्रशिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना और क्रशिंग का मतलब होता है दबाना। देखिए स्तंभी एपिथेलियमी उत्तकों के बने होने के कारण ये सख्त होती है और सख्त होने के कारण यहाँ पर भोजन को दबाया जाएगा और भोजन को बिल्कुल बारीक पीसा जाएगा। तो दो कार्य हो गए, नंबर 1 पीसना और नंबर 2 पर है दबाना। और क्या खास बात पेशनी की, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट of alimentary canal of earthworms alimentary canal। क्या मतलब रहा, यदि इस पूरी की पूरी आहार नाल की बात करें तो सबसे सख्त भाग है, सबसे कठोर भाग है वो कौन होगा, पेशनी। यदि इस केचवे की आहार नाल के सबसे सख्त या कठोर भाग की बात करें तो पेशनी, किसके कारण, क्यूटिकल के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं आमाशय। आहार नाल का अगला भाग आमाशय, स्टमक। क्या खास बात होती है आमाशय, नंबर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आमाशय, स्टमक। स्टमक नंबर 1 स्थिति कहाँ पर स्थित होता है, तो आमाशय जो है वो 90वें खंड से लेकर 14वें खंड तक, केचवे के शरीर का 9वां खंड है, वहाँ से लेकर जो 14वां खंड है वहाँ तक कौन प्रेजेंट होगा, आमाशय। नेक्स्ट और क्या बात, इसकी यदि आकृति की हम बात करें तो आकृति कैसी होगी, नलिकानुमा, नलिकाकार आकृति। यदि इसके कार्यों की बात करें, क्या कार्य करता है आमाशय, तो ये मुख्यतः भोजन का पाचन करता है, भोजन का पाचन। मुख्यतः क्या कार्य करेगा, भोजन का पाचन। आमाशय की दीवारों के अंदर केचवे की जो आहार नाल है उसके आमाशय की दीवारों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1, 2 प्रकार की कोशिकाओं में नंबर 1 है कैल्सीफेरस सेल्स, कैल्सीफेरस सेल्स। आमाशय की दीवारों में 2 प्रकार की कोशिका है, नंबर 1 है कैल्सीफेरस सेल्स और नंबर 2 पर है ग्रैंडुलर सेल्स, ग्रैंडुलर सेल्स। इसको कहेंगे अपन कैल्सीफेरस कोशिकाएं, कैल्सीफेरस कोशिकाएं, और इनको बोलेंगे अपन ग्रंथिल कोशिकाएं, ग्रंथिल कोशिकाएं। आमाशय की दीवारों में 2 प्रकार की कोशिकाएं, नंबर 1 पर है कैल्सीफेरस सेल्स और नंबर 2 पर है ग्रंथिल कोशिकाएं। इस कैल्सीफेरस सेल्स की हम बात करें तो इसके द्वारा स्त्रावित पदार्थ, कैल्सीफेरस के द्वारा स्त्रावित जो पदार्थ है
वो न्यूट्रलाइजेशन का कार्य करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन का कार्य करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। कैल्सिफेरस सेल्स से स्रावित जितने भी पदार्थ होंगे वो सारे के सारे न्यूट्रलाइजेशन का कार्य करेंगे, उदासीनीकरण कार्य करेंगे। मतलब क्या रहा कि मिट्टी में उपस्थित ह्यूमिक एसिड, इस ह्यूमिक एसिड को ये उदासीन करने का कार्य करते हैं। कैल्सिफेरस सेल्स के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण का कार्य करेंगे। मतलब मिट्टी में उपस्थित ह्यूमिक एसिड को ये क्या करेंगे, उदासीन करने का कार्य करेंगे। यदि हम ग्रैंडुलर सेल्स की बात करें, ग्रंथिल कोशिकाओं की बात करें, तो इन ग्रंथिल कोशिकाओं से प्रोटियोलाइटिक प्रकृति के, प्रोटियोलाइटिक नेचर के एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन पाचक एंजाइम्स का क्या होगा, सीक्रेशन होगा। और ये प्रोटीन पाचक एंजाइम ये क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। और मुख्यतः जो सीक्रेट होने वाला एंजाइम है उसका नाम है, देखिए, कैल्सिफेरस सेल्स से स्रावित होने वाले पदार्थ उदासीनीकरण करेंगे। मिट्टी में उपस्थित ह्यूमिक एसिड को क्या करेंगे, उदासीन करेंगे। नंबर 2, ग्रैंडुलर सेल्स से प्रोटियोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम सीक्रेट होते हैं और ये प्रोटीन का पाचन करेंगे। और प्रोटीन का पाचन ये एमिनो एसिड के अंदर करेंगे। प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए वापस से बात करते हैं अपन। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था आमाशय की स्थिति की बात करें 9वें से 14वें खंड में। आकृति की बात करें नलिकाकार। कार्य की अपन बात करें तो भोजन के पाचन में हेल्प करता है। आमाशय की दीवारों के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं, नंबर 1 पर है कैल्सिफेरस सेल्स और नंबर 2 पर है ग्रैंडुलर सेल्स। यदि कैल्सिफेरस सेल्स की बात करें तो इनके द्वारा स्रावित होने वाले जो पदार्थ है वो न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, अर्थात भूमि में उपस्थित ह्यूमिक एसिड को उदासीन करने का कार्य करेंगे। नंबर 2, ग्रंथिल कोशिकाएं या ग्रैंडुलर सेल्स से प्रोटियोलाइटिक प्रकृति के या प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं जो प्रोटीन का पाचन किस में करते हैं, एमिनो एसिड में करते हैं। तो ये था आमाशय के बारे में। अगले हम बात कर रहे हैं, अगला जो पार्ट आमाशय के आगे आहार नाल का नेक्स्ट पार्ट आता है आंत। नंबर नेक्स्ट है आंत, इंटेस्टाइन। आंत, अब हम यदि केचवे की आंत की बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। केचवे की जो आंत है इसको हमने 3 भागों में बांटा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। यहाँ पर कहेंगे हम इस भाग को प्री टिफ्लोसोलर रीजन, प्री टिफ्लोसोलर रीजन, इसे हम कहेंगे टिफ्लोसोलर रीजन, और इसको कहते हैं हम पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। आंत्र को हमने 3 भागों में बांटा, नंबर 1 प्री टिफ्लोसोलर रीजन, नंबर 2 टिफ्लोसोलर रीजन और नंबर 3 पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। इसे कहेंगे हम पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, इसे कहेंगे आंत्रवलन क्षेत्र, आंत्रवलन क्षेत्र, और इससे कहेंगे हम पश्च आंत्रवलन क्षेत्र।
पूर्व आर्द्रवलन क्षेत्र, आर्द्रवलन क्षेत्र और पश्चिम आर्द्रवलन क्षेत्र। देखिए नंबर 1, यदि इनकी बात करें अपन स्थिति की, स्थिति पूर्व आर्द्रवलन क्षेत्र की स्थिति की बात करें तो ये 15वें से 26वें खंड में, यदि प्री टिप्लोसोलर रीजन की स्थिति की बात करें तो 15वें से 26वें खंड में स्थित होती है। यदि आर्द्रवलन क्षेत्र की हम बात करें तो ये 27वें खंड से अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में, क्या मतलब 27वें खंड से लेकर अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर बाकी सभी खंडों के अंदर ये भी प्रेजेंट होती है। यदि पश्चिम आर्द्रवलन क्षेत्र की बात करें तो ये 23 से 25वें खंड में उपस्थित होती है। स्थिति की बात करें नंबर नेक्स्ट, और क्या खास बात होती है तो यहाँ पर प्री टिप्लोसोलर क्षेत्र के अंदर विलाई, रसांकुर छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के पाए जाते हैं। छोटे आकार के विलाई रसांकुर पाए जाते हैं और ये रसांकुर क्या करते हैं, ये भोजन के अवशोषण में हेल्प करेंगे। आकृति में छोटे होंगे लेकिन भोजन के अवशोषण में हेल्प करेंगे। विलाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आर्द्रवलन, पूर्व आर्द्रवलन क्षेत्र में टिप्लोसोल या आर्द्रवलन नहीं पाया जाता। विलाई या रसांकुर छोटे आकार के पाए जाते हैं लेकिन आर्द्रवलन या टिप्लोसोल नहीं पाया जाता। यदि इस टिप्लोसोलर रीजन की अपन बात करें तो विलाई है, रसांकुर है, ये विलाई बड़े आकार के हो जाते हैं, बड़े आकार के हो जाते हैं। क्या मतलब रहा, ये विलाई प्री टिप्लोसोलर रीजन के अंदर आकार में छोटे होते हैं, जबकि रसांकुर या विलाई टिप्लोसोलर क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएंगे, बड़े आकार के हो जाएंगे। क्या होगा इससे, तो इन बड़े आकार के कारण अवशोषण की जो सतह है, भोजन के अवशोषण की सतह बढ़ जाती है और जब भोजन के अवशोषण की सतह बढ़ जाएगी तो भोजन का अवशोषण भी ज़्यादा मात्रा में होगा। और क्या खास बात होती है, तो यहाँ पर आर्द्रवलन पाए जाते हैं, आर्द्रवलन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ इस भाग में आर्द्रवलन पाए जाते हैं। हमने क्या कहा, प्री टिप्लोसोलर रीजन के अंदर रसांकुर या विलाई छोटे आकार के होते हैं लेकिन टिप्लोसोलर या आर्द्रवलन नहीं पाया जाता, जबकि टिप्लोसोलर क्षेत्र के अंदर विलाई बड़े आकार के होते हैं। अवशोषण सतह को बढ़ाएंगे, अवशोषण ज़्यादा होगा और इसी भाग में क्या पाए जाते हैं, आर्द्रवलन पाए जाते हैं। यदि इस पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन की हम बात करें तो यहाँ पर ना तो विलाई प्रेजेंट होते हैं, ना तो विलाई प्रेजेंट होते हैं, विलाई भी प्रेजेंट नहीं होते और ना ही यहाँ पर टिप्लोसोल प्रेजेंट होते हैं, ना ही तो विलाई प्रेजेंट होते हैं और ना ही टिप्लोसोल प्रेजेंट होते हैं। इस पश्चिम आर्द्रवलन क्षेत्र को ही कहते हैं मलाशय। हमने बात करी, आर्द्र को 3 भागों में बांटा हम, पूर्व आर्द्रवलन क्षेत्र, आर्द्रवलन क्षेत्र और पश्चिम आर्द्रवलन क्षेत्र। हमने पहले इस पर डिस्कस किया कि स्थिति 15वें से 26वें खंड में, इसकी स्थिति 27वें खंड से अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में, और ये 23वें से 25वें खंड में स्थित होती है। विलाई या रसांकुर छोटे आकार के पाए जाते हैं लेकिन किसी प्रकार का टिप्लोसोल या आर्द्रवलन नहीं पाया जाता।
विलाई बड़े आकार के होते हैं जिसके कारण अवशोषण की सतह बढ़ जाती है और इसी भाग में आर्द्रवलन पाए जाते हैं। पश्च आर्द्रवलन क्षेत्र में ना ही विलाई प्रेजेंट होते हैं ना ही डिप्लोसोल प्रेजेंट होते हैं और इस भाग को कहते हैं मलाशय। अगला हम बात करें प्री डिप्लोसोलर क्षेत्र की। और क्या खास बात हो सकती है इसके अलावा, तो देखिए प्री डिप्लोसोलर क्षेत्र के जो 23वां खंड है, इसके 23वें खंड में अंगुली के समान, अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं और इन्हीं प्रवर्धों को हम आंत्रीय सिका, आंत्रीय सिका या इंटेस्टाइनल सिका कहते हैं। अंगुली के समान प्रवर्ध, ये अंगुली के समान प्रवर्ध, इनको हम क्या बोलेंगे, आंत्रीय सिका या इंटेस्टाइनल सिका बोलेंगे। क्या खास बात होती है इंटेस्टाइनल सिका की, तो यहाँ पर अमाइलेज, इन आंत्रीय सिका से अमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है, अमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण किया जाएगा। और ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। इसका मतलब क्या रहा कि जो अमाइलेज एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, मतलब सिंपल पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा। तो ये अमाइलेज सिंपल पॉलीसेकेराइड को किस में कन्वर्ट करता है, ये तो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा। आंत्रीय सिका, इंटेस्टाइनल सिका से अमाइलेज एंजाइम का स्रावण हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, मतलब सिंपल पॉलीसेकेराइड को ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर इस पूरी आंत में जो आंत की दीवारें हैं, इन दीवारों में ट्रिप्सिन, पेप्सिन तथा लाइपेज, पूरी आंत्र की भित्ति में या आंत्र की दीवारों में ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज, ये एंजाइम इनका सिक्रेशन होगा। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये मुख्यतः प्रोटीन का पाचन करेंगे, प्रोटीन पाचक एंजाइम है और ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करेंगे, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। लाइपेज है, ये लाइपेज क्रिया करता है वसा पर, वसा का पाचन करता है और ये वसा को वसा पर क्रिया करेगा और वसा को ये वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, लाइपेज वसा पर क्रिया करेगा, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अगली बात, पश्च आर्द्रवलन क्षेत्र में कोई पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता। फिर क्या होता है, तो अपचित भोजन, अपचित भोजन व मिट्टी के कण छोटी छोटी गोलियों के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में भंडारित रहता है। अपचित भोजन और मिट्टी के कण छोटी छोटी गोलियों के रूप में भंडारित रहता है। तो यह रही आंत की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा ये जो छोटी छोटी गोलियां, इन्हीं का क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्म कास्टिंग। नेक्स्ट आहार नाल का सबसे अंतिम भाग, लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म,
एनस या गुदा कहाँ स्थित होता है? नंबर 1 यदि इसकी स्थिति की अपन बात करें तो स्थित होता है ये अंतिम खंड में। केचवे का जो शरीर है उसका अंतिम खंड है, इस अंतिम खंड में कौन प्रेजेंट होता है? गुदा। नंबर 2 यदि इसकी आकृति की हम बात करें तो आकृति में होता है गोलाकार। और नंबर 3 यदि इसके कार्य की बात करें तो पश्च आंत्रवलन क्षेत्र के अंदर जो अपचित भोजन है वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में भंडारित रहता है, वो इसी गुदा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। शरीर से बाहर अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागने का कार्य करती है, जिसको हम वर्म कास्टिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था केचवे की आंतरिक संरचना में पाचन तंत्र। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।